हाय एवरीवन, दिस इज़ योर सर आदित्य वाधवा। आई होप सारे के सारे बच्चे आ चुके हैं, सब जुड़ चुके हैं। एक बार नीचे चैट बॉक्स में फटाफट से हाय, गुड इवनिंग कुछ भी लिख दो सो दैट मेरे को पता लग जाए आप सब लोग जुड़ चुके हो यहाँ पर। आज हमारी क्लास यूट्यूब पर हो रही है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वही चलता रहेगा, क्लास 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लास्ट क्लास है मोस्ट प्रॉब्ली आज वाली। इसके बाद हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट करेंगे। सेम चैप्टर है, बस एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग रिपीट करेंगे, कई सारी नई चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये आज की क्लास जो है हमारी लास्ट क्लास होने वाली है विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर की। तो मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराए थे, कुछ क्वेश्चन खुद करने के लिए दिए थे होमवर्क में। आई होप सबसे वो क्वेश्चन हो गए हैं। जिनसे नहीं होया मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करो कि आप लोगों को डाउट आ रहा है, एंड आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। तो नंबर आप सबके पास है ही मेरा, जो बच्चे मेरे से लाइव पढ़ते हैं वो भी, और जो बच्चे यूट्यूब के थ्रू जुड़े हुए हैं या किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, जिनके पास अगर नंबर नहीं है, सो दिस इज़ माय नंबर। आप लोग अपना पर्सनली मेरे को मैसेज कर कर डाउट पूछ सकते हो। तो लेटेस्ट सी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सीधा सीधा हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं फुल फ्लेजेड। तो एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ये आपकी किताब का ही क्वेश्चन है। आप अपनी टी एस ग्रेवल किताब खोल लो, पीछे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग balances prepared trading and P&L account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date। तो हम लोगों को ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है, प्लस हम लोगों को बैलेंस शीट बनानी है। सर यही बनाते आ रहे हैं, अभी कुछ नया तो है नहीं। नीचे हम लोगों के पास डेबिट बैलेंसेज और क्रेडिट बैलेंसेज हैं, इन्हें इस्तेमाल करना है और साथ में ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी है। सर नई बात क्या है इसके अंदर, नया क्या है इसके अंदर, क्यों करा रहे हो ये क्वेश्चन, ऐसा क्या खास है इस क्वेश्चन में? तो जो खास बात है ना बेटा, खास बात यहाँ पर है। ये देखो, ये लाइन अजीबो गरीब है, पहले नहीं देखी होगी, अब देख लो। इस लाइन को पढ़ के बोलता हूं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 70,000 बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू इज रुपीज 60,000। क्लोजिंग स्टॉक मैंने आप लोगों को बताया था जनरली ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस से बाहर दिए है। जब जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन होगा, यानी कि ये एज एन एडजस्टमेंट गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक जब जब ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा, दिस इज एज एन एडजस्टमेंट। और इस एडजस्टमेंट के दो इम्पैक्ट जाते हैं हमारे पास। पहला इम्पैक्ट क्या होता है? द फर्स्ट इम्पैक्ट इज, ये हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट के भी किस साइड पर? क्रेडिट साइड पर चला जाता है। सेकंड ट्रीटमेंट क्या होता है? हर एडजस्टमेंट के दो इम्पैक्ट जाएंगे बेटा। सेकंड ट्रीटमेंट जो होता है हमारे पास बैलेंस शीट में, ये हमारे पास एसेट साइड पर चला जाता है। सर हम भूल गए, यदि अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता तो क्या करते? अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता, तो अब आप इसको सिर्फ और सिर्फ कहां पे लिखते? बैलेंस शीट में लिख दे। इफ, लिखना है तो नोट लिख लो। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन inside the trial balance, then it is only shown in the balance sheet। देन इट इज ओनली शोन इन द बैलेंस शीट। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक टीबी के अंदर दे रखा है, तब हम इसे सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाते, तब हम इसे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में ना दिखाते। तो ये नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो करते रहो तब तक आप लोग नोट। फिर हम लोगों को ये क्वेश्चन करना है, तो ये क्वेश्चन करने के लिए ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और नीचे के एडजस्टमेंट में सर क्लोजिंग स्टॉक की दो दो वैल्यू हैं, कौन सी लेंगे? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जब आएगा क्वेश्चन में तब आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो यहाँ पर फॉर्मेट भी बना लेते हैं, मैं भी फॉर्मेट बना लेता हूँ, आप लोग भी बना लो। एक पेज पे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना लो, और दूसरे पेज पे बैलेंस शीट बना लो। देखो मैं यहाँ पर स्केल यूज़ करता हूँ, टैबलेट पे भी मैं स्केल यूज़ करता हूँ। आई होप आप लोग भी वहाँ पर पेंसिल स्केल यूज़ कर रहे हो। मैं टैबलेट पे पेंसिल तो यूज़ नहीं कर सकता, बट आई होप आप लोग पेंसिल स्केल यूज़ करके बना रहे हो इसे। प्लीज़ रफ हैंड से मत बनाना। ये हमारे पास ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इसकी हमारे पास डेबिट साइड, दिस इज़ आवर क्रेडिट साइड। टाइटल्स लिख देते हैं इसके, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट।
दूसरे पेज पर क्या बनाएं? दूसरे पेज पर हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। बैलेंस शीट मैच कर जाए तो वेल एंड गुड, ना मैच करे तो बैलेंस शीट। ये हमारी बैलेंस शीट से बैलेंस शीट बन जाती है। कोई नहीं, हम अकाउंट्स के कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट वाइज चलें, डेफिनेटली मैच करेगी हमारी बैलेंस शीट। देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने भी लिख लिया वो वाला नोट। ये नोट देख लो दोबारा, नोट दोबारा देख लो। अगर एज एन एडजस्टमेंट दिया होगा क्लोजिंग स्टॉक तो दो जगह, अगर खाली ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो सिर्फ एक जगह जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर मैंने फॉर्मेट बना लिया है, आई होप आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना लिया, या कुछ बच्चे बना रहे हो तो जल्दी फटाफट से बना लो। मैं थोड़ा सा रुकता हुआ चलूँगा यहाँ पर, तब तक हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो डेबिट बैलेंसेस दे रखे हैं, हम सबको पता है डेबिट बैलेंसेस कहाँ कहाँ जाते हैं। सर ये या तो ट्रेडिंग पीएनएल के डेबिट साइड जाएंगे, ट्रेडिंग पीएनएल के डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंस वाली साइड पर जाएंगे, या फिर सर ये हमारे एसेट्स बनेंगे। इन दोनों में से कुछ एक होगा, इन दोनों में से कुछ एक होगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक एक करके करते हैं। मशीनरी, मशीनरी को कहाँ डालें? मेरे बोलने से पहले अगर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, चैट बॉक्स में लिख दोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। देखते हैं किन किन बच्चों का सही आता है। तो मशीनरी को हम यहाँ पे कहाँ पे डालेंगे? मशीनरी हमारे पास चला जाएगा एसेट्स में, बैलेंस शीट में 2 लाख रुपीज़। तो मशीनरी एसेट्स में जो जो चीज़ें ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई हैं ना, वो हमारे पास सिर्फ एक जगह पर जाती हैं, और जो जो चीज़ें ट्रायल बैलेंस के बाहर हैं एज एन एडजस्टमेंट, इस चैप्टर में खाली एक ही एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की। अगर आपके पास जो एडजस्टमेंट्स आएंगी आने वाले चैप्टर में, उन सबको हम दो जगह पोस्ट करेंगे, जब वो आएंगी तब देखेंगे। बट अभी के लिए बस ये जान लो, ट्रायल बैलेंस के अंदर की चीज़ें एक ही जगह जाएगी। जो चीज़ होती जा रही है पेंसिल से टिक, पेन मत चलाना किताबों में प्लीज़, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तब आपको दिक्कत आएगी। फिर हम बात करते हैं बिल्डिंग, डेटर्स, ये दोनों एसेट्स हैं। तो बिल्डिंग और डेटर्स को लिख लेता हूँ, 1.5 लाख और 2,70,000। बिल्डिंग 1.5 लाख और डेटर्स हमारे 2,70,000। क्वेश्चन में देख लो क्या प्रोविजन भी दे रखा है? प्रोविजन नहीं है। सिंस प्रोविजन नहीं गिवन तो हम डेटर्स का बैलेंस आउटर कॉलम में लिख देंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता तो हम डेटर्स को इनर कॉलम में लिखते, जब आएगा तब बताऊंगा डेफिनेटली। आगे बढ़ें, इसको भी टिक कर दिया हमने। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का क्या करते हैं? सर ड्राइंग्स को हम लोग कैपिटल में से लेस कर देते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो कैपिटल अभी हम लोगों के पास आई नहीं, जब आएगी तब लिख लेंगे, और ड्राइंग्स को यहाँ पर हम लेस कर लेते हैं। ऊपर लिख देते हैं कैपिटल, इनर कॉलम में हम यहाँ पर ड्राइंग्स को लेस करते हुए चलेंगे। तो आगे देखते हैं फिर। ड्राइंग्स हैं कितनी? 90,000 रुपीज़। तो 90,000 मैंने इधर लेस कर दिया। ड्राइंग्स इज ऑल्सो डन। परचेजेस, सर परचेजेस के साथ आता है परचेज रिटर्न। देख लो क्वेश्चन में क्या कहीं परचेज रिटर्न गिवन है, मेरे को नहीं दिख रहा। तो परचेजेस ले लेते हैं 9,50,000 की, 9,50,000 रुपये। एक लाइन छोड़कर लिखना, क्योंकि सबसे पहले ऊपर हमें लिखना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक, ओ सॉरी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग नहीं ओपनिंग। यहाँ पर हम लोग टू परचेजेस, ऊपर मैंने एक लाइन छोड़ दी है ओपनिंग स्टॉक के लिए। परचेज रिटर्न है नहीं, तो सीधा का सीधा 9,50,000 हम लोग आउटर कॉलम में डाल देंगे, 9,50,000। आगे बढ़ते हैं। वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस? कैसा एक्सपेंस है? वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सैलरीज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। वेजेस एंड सैलरीज गिवन है क्वेश्चन में तो डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरीज एंड वेजेस वर्ड गिवन है तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस सारे के सारे हमारे पास कहाँ चले जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर चले जाते हैं। तो वेजेस हमारा 5 लाख रुपीज़ यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। टू वेजेस 5 लाख रुपीज़। और आगे बढ़ते हैं। बैड डेट्स, 10,000 रुपये का नुकसान हो गया, बैड डेट्स हो गए, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये नीचे जाएगा पीएनएल अकाउंट में। तो बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। ऊपर वाला पार्ट हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे वाला पार्ट हमारे पास पीएनएल अकाउंट। बैड डेट्स आ गए यहाँ पर। बैंक, बैंक बैलेंस तो हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है मेरे बैंक में क्या हो, रोकड़ा हो, पैसा हो, माल हो। तो ये 1.5 लाख रुपये हमारे पास बैंक बैलेंस। तो इधर हम लोग लिखेंगे बैंक 1,50,000
50,000 रुपीज़। और आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग स्टॉक। शुरुआत में जो स्टॉक पड़ा है हमारे पास 2 लाख रुपए का, उसके लिए मैंने आपको जगह छुड़वाई थी यहाँ पर, टू ओपनिंग स्टॉक। जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना उतना आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर कितनी कैसे जगह छोड़नी है। ओपनिंग स्टॉक इज डन। डेबिट बैलेंस इज कॉन्टिन्यूड। रेंट, रेंट देना है यहाँ पर। रेंट के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। रेंट के आगे यहाँ पर ये नहीं बताया हमें कि ये हमारे पास रेंट पेड है या रेंट रिसीव्ड है, तो हम यहाँ पर इसको रेंट पेड मान करके चलेंगे। और रेंट पेड अगर हम इसको यहाँ पे मान के चलेंगे तो हमारे पास 45,000 रुपीज़ का आ रहा है। दिस इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास फैक्ट्री का रेंट नहीं है। अगर फैक्ट्री का रेंट दिया होता तो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में लिखता। नॉर्मल रेंट दिया तो मान के चलेंगे ऑफिस रेंट है, और ऑफिस रेंट हमारे पास कहाँ पर आएगा? ऑफिस रेंट विल बी अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो जी, रेंट इज डन। सुंदरी एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस होते हैं, मजाक कर रहा हूँ, दिस इज नॉट सुंदरी एक्सपेंसेस, दिस इज सन्ड्री एक्सपेंसेस। हस्बैंड्स के लिए जो खर्चा होता है ना उनकी वाइफ के मेकअप का, वो होता है सुंदरी एक्सपेंस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस अभी बिजनेस के लिए तो यहाँ पर ये 20,000 रुपये हम लोग डालेंगे। कहाँ पर डालें सर? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है ये हमारे पास। आई होप मेरे को आपको मेरे के पीछे का दिख रहा है सारा। इधर हम लोग लिखते हैं टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। कितना था? 20,000 रुपये, 20,000। आगे बढ़ते हैं। आगे गिवन है हमें खर्चा कैरेज का। अब कैरेज हमें नहीं पता बाबू, आउटवर्ड है या इनवर्ड है, हमें नहीं पता। क्या एजम्पशन लेकर के चलें यहाँ पर? हमें कोई आइडिया नहीं है कैरेज आउटवर्ड है या इनवर्ड है, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे इसे? हम यहाँ पर इसे क्लोजेस्ट एजम्पशन जो मानेंगे वो मानेंगे कैरेज इनवर्ड। तो दिस विल बी कैरेज इनवर्ड फॉर अस। तो इनवर्ड में इसे 15,000 रुपये लिख देता हूँ। इनवर्ड जो है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो टू कैरेज अकाउंट। सर हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम में इनवर्ड लें या आउटवर्ड लें? बेटा याद करो, और अकाउंट्स को मैंने बोला है हमेशा रियल लाइफ से रिलेट करो। अगर कोई पूछे कैरेज पे कितना लगा, दैट मीन्स जो सामान मंगवाया उसके डिलीवरी पे या उसके कैरेज पे कितना लगा। और ऑल एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेल से रिलेटेड हर खर्चा इनडायरेक्ट खर्चा, परचेज से रिलेटेड हर खर्चा हमारे पास डायरेक्ट खर्चा होता है। तो कैरेज हमारे पास विल बी अ डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये हम लोग यहाँ पर कैरेज इनवर्ड अजम्पशन लेकर के चलेंगे इसकी। तो ये हमारे पास कैरेज इनवर्ड माना जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब क्रेडिट बैलेंसेस की बारी आ गई। कैपिटल 10 लाख, तो कैरेज हो गया था, इसको भी टिक कर देते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस भी हो गया था। कैपिटल 10 लाख, क्रेडिटर्स 1,40,000, इन दोनों को भी लिख देते हैं, कैपिटल और क्रेडिटर्स को। तो कैपिटल 10 लाख, यहाँ पर भी एक दो लाइन छोड़ दिया करो, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस एडजस्ट करना होता है इस वजह से। फिर हम लोग क्रेडिटर्स लिख देंगे यहाँ पर 1,40,000। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। सेल्स गिवन है 1450। सेल्स कहाँ जाता है हमारे पास? बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल्स तो मेन कमाई है बिजनेस की। सेल्स हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर चली जाती है। तो 14,50,000 की सेल्स बाय सेल्स। सेल्स रिटर्न है नहीं तो सीधा सीधा आउटर कॉलम में लिख दूंगा इसको 14,50,000 रुपये। और आगे देखते हैं कमीशन। कमीशन पेड है या रिसीव्ड है, ये डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों का। क्यों? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं क्रेडिट एक्सपेंसेस और क्रेडिट के बारे में। क्रेडिट एक्सपेंसेस कह रहा हूँ, हम सो सॉरी, क्रेडिट बैलेंसेस। क्रेडिट बैलेंसेस हमारे पास क्या बनते हैं? या तो इनकम बनते हैं या फिर हमारे पास लायबिलिटी बनते हैं। ये इन दोनों में से कोई एक चीज़ बनते हैं। तो हमारे पास अगर कमीशन गिवन है, या तो कमीशन हमारी लायबिलिटी होगी या इनकम होगी। देखो, एडवांस कमीशन मिली होती तो लायबिलिटी बनती, बट खाली कमीशन हुई है तो हमारे पास ये इनकम है। तो 10,000 विल बी आवर इनकम। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे एक लाइन छोड़कर बाय कमीशन, ऊपर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट तो आता हुआ लग भी नहीं रहा है इस क्वेश्चन में, ग्रॉस लॉस दिख रहा है मेरे को। ग्रॉस लॉस आता हुआ दिख रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। हाँ, ग्रॉस लॉस आएगा इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से, कोई बात नहीं। तो बाय कमीशन एक लाइन और ऊपर लिखते हैं, बाय कमीशन। जब भी कमीशन क्रेडिट साइड पे दी होगी हम इसे इनकम मान करके चलेंगे। सर अगर कमीशन हमारे पास
दिया ही ना हुआ हो, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, खाली लिखा हो कमीशन, तो क्या मानेंगे? तो हम इसे कमीशन रिसीव्ड ही मान करके चलेंगे। देखो रियल लाइफ में दो लोग बात कर रहे हैं, कमीशन कितनी है तेरी, कमीशन कितनी है तेरी, यानी कि तेरे को कितनी कमीशन मिल रही है यहाँ। दिस विल बी ऑलवेज बी एन इनकम। अब बारी आती है, सारे हमारे पास ऊपर की चीजें हो गई। नाउ इट्स द टर्न फॉर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 70,000 रुपये हमारी बुक्स के हिसाब से, बट इसकी मार्केट में वैल्यू है 60,000। हमारे हिसाब से हमारी चीज 70,000 की है, मार्केट में बेचने जाएं तो 60,000 की बिकेगी। सर अभी तक हम लोग बेचने की बात नहीं कर रहे थे, ऊपर तो बिल्डिंग भी गिवन थी, मशीनरी भी गिवन थी, हमने तो नहीं कहा बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू इतनी है या मशीनरी की मार्केट वैल्यू इतनी है, हमने इस बारे में तो सर डिस्कस ही नहीं करा। देन व्हाई क्लोजिंग स्टॉक? क्योंकि बेटा मार्केट में बिल्डिंग बेचने नहीं जाते हो आप, मार्केट में मशीनरी बेचने आपके बिजनेस का काम नहीं है। आपके बिजनेस का काम है जो स्टॉक पड़ा है आपके पास वो जाकर के बेचो, इसलिए जो स्टॉक बेचोगे आप मार्केट में उसकी मार्केट वैल्यू गिवन है। तो यहां पर अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लें? क्या सर हम अपनी बुक वैल्यू लें जो हमारे हिसाब से है, या फिर हम यहाँ पे मार्केट वैल्यू लें? एक तो नीचे चैट बॉक्स में चालू हो जाओ, बताना कि मार्केट वैल्यू लेनी चाहिए हमें, या फिर हमें नेट रियलाइज, या फिर हमें अपनी बुक वैल्यू लेनी चाहिए। वी हैव अ चॉइस, वी हैव अ चॉइस। चॉइस हमारे पास है दो चीज़ों में, बुक वैल्यू जो कि हमारी बुक्स में है, और मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का दूसरा नाम होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कौन सी वैल्यू लें और क्यों? यदि ये बता दो क्यों, तो बहुत ही अच्छी बात है, दैट मीन्स आप डे वन से अकाउंट्स बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हो यहाँ पर। तो बुक वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, क्या लें इनमें से, ये मेरा सवाल है। अब आई होप अब तक आंसर आ चुके हैं बच्चों के। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में से हम लोग क्या लेते हैं सर, अब बता दो, सस्पेंस खत्म करो। मैं आंसर बता देता हूँ इसका यहाँ पर। इसका आंसर इज विच एवर इज लेस। आधे बच्चों की ऐसी शक्ल बन गई, कुछ की ऐसी बन गई, कुछ की ऐसी बन गई। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये क्या चीज़ है, ये तो हमें पता ही नहीं, विच एवर इज लेस, ऐसा क्यों? हमें तो लगा या तो बुक वैल्यू हो गया मार्केट वैल्यू हो गया, अब इन दो में से कोई एक ऑप्शन दोगे भाई, ये आंसर है। कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर लग तो रहा था कुछ गड़बड़, और कुछ बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पता है क्योंकि उन्होंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस एंड कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में जो 11th में पढ़ाया जाता है वो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, कॉन्जर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस क्या कहता है? ये कहता है एंटिसिपेट ऑल पॉसिबल लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट्स और इनकम। जो भी नुकसान होने वाला है उन्हें पहले से ही अज्यूम करके, एंटिसिपेट करके चल लो, और जो भी प्रॉफिट होगा उसको पहले से मत लेकर के चलो। ये भी रियल लाइफ पर बेस्ड है। जब दो अंकल आपस में बात कर रहे होते हैं या दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, भाई साहब आपका काम कैसा चल रहा है, तो सामने से क्या जवाब सुना है? 99.9999% टाइम यही सुनोगे, भाई साहब काम ना यूं ही चल रहा है, मंदा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, खासी तेजी नहीं है काम में। कभी कोई ये नहीं कहेगा मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, कल मैंने 5 लाख रुपए कमाए एक डील में। कभी भी कोई ऐसे बात नहीं करेगा। एवरीवन से हाँ यार ऐसे ही चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। घर वालों से पूछ लो कि मोबाइल लेना है नया, घर वाले कहेंगे बेटा पैसे नहीं है, पहला जवाब भी यही होता है, मेरे घर वालों का भी यही होता है, आई एम श्योर आपके भी घर वालों का यही जवाब होता होगा कि बेटा पैसे नहीं है अभी इस महीने, अगले महीने ले लेना। दे ट्राई टू पुश, डेफर कर देते हैं वो इन एक्सपेंसेस को अगले महीने के लिए। तो यहाँ पर कंजर्वेटिज्म या जो हमारे पास प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है इसकी वजह से, तो जो भी आपके खर्चे हैं खर्चे ज़्यादा दिखाओ और अपनी इनकम और कमाइयाँ कम दिखाओ। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक 70,000 का भी है, 60,000 का भी है, हम दिखाएंगे कम है जी। हमारे पास पैसे नहीं होते, हमारे पास कम पैसे होते हैं हमेशा। तो ये स्ट्रैटेजी आपके दोस्तों के साथ भी काम आती होगी, कभी कहीं जाते होगे तो, मेरे टाइम पे तो बहुत काम आती थी मेरे को, यार मेरे पास ना पैसे नहीं है अभी, तुम खर्चा कर दो, बाद में मैं कर दूंगा। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना लेंगे 70 या 60 में से, विच एवर इज लेस। तो 60,000 लेस है, लेस वाला हमेशा लेना है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी और हमें बैलेंस शीट में भी यहाँ पर लेस वाला लेना है। तो क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपये का, 60,000 रुपीज़ का आप यहाँ पर सिंपली लिख दोगे।
तो ये क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया हमारे पास। और क्या है क्वेश्चन में, सब कुछ तो हो गया। आओ अब टोटलिंग करते हैं, एक बार ज़रा टोटलिंग करते हैं। तो टोटलिंग में देखते हैं दोनों साइड के टोटल्स क्या क्या आ रहे हैं, फिर अकॉर्डिंगली हमारे पास कुछ निकल के आएगा। एक लाइन ऊपर ही खींच देता हूँ, ज़्यादा नीचे आ गया ये। क्रेडिट साइड का टोटल दिख रहा है मेरे को 15,10,000। डेबिट साइड के टोटल पे आ जाते हैं भैया। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है ज़्यादा, अब की बार होने वाला है नुकसान। तो डेबिट साइड पे 950 प्लस 2 लाख 1150, 1150 और 5 लाख 1650, 1650 और 15,000 16,65,000, 16,65,000। इधर भी 16,65,000 ले लो। डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। तो अब की बार ग्रॉस प्रॉफिट ना आकर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बाय ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस हमारा बनेगा बैलेंसिंग फिगर। फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ कितना है ये। 1665 माइनस 1510, जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से। तो ये हमारे पास 1,55,000 का ग्रॉस लॉस आना चाहिए। और ग्रॉस लॉस शुड बी 1,55,000, जो कि हमारा आ रहा है 1,55,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1,55,000 रुपये। दिस इज़ आवर ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस को हम लोग ऑपोजिट साइड पे ट्रांसफ़र करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को आप लोग क्रेडिट साइड पे ले जाते थे, ग्रॉस लॉस को आप लोग यहाँ पर डेबिट साइड पे ले आओगे। तो हम लोग डेबिट साइड पे यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस, ये है हमारे पास 1,55,000 का। अब यहाँ पर देखते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं। भाई साहब नेट में भी लॉस आ रहा है, ओवरऑल भी फर्म को लॉस हो रहा है यहाँ पर। तो निकाल लेते हैं अब लॉस कितना आ रहा है अपने पास। क्रेडिट साइड कम है, कमज़ोर है क्रेडिट साइड हमारी, डेबिट साइड ज़्यादा है। तो ये हमारे पास इधर लॉस निकल के आ जाएगा। तो टोटल कर लेते हैं, ज़्यादा वाला टोटल दोनों साइड लिखना है। 1,55 प्लस 10, 1,65, 1,65 और 45, 2,10, 2,10 और 20, 2,30,000। प्लीज़ मेरी कैलकुलेशंस को क्रॉस चेक कर लेना, मेरी कैलकुलेशंस गलत भी हो सकती हैं, ओरली कर रहा हूँ, फिर भी एक बार टैली कर लेते हैं। 1,2,30 ठीक है, और इधर 10,000 है। तो हमारा यहाँ पर ग्रॉस सॉरी नेट लॉस आ जाएगा बाय नेट लॉस 2,20,000। सर चेक क्या करनी है आपकी कैलकुलेशन, जब बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं करेगा तो अपने आप पता लग जाएगा कि आपने गलत किया। यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। ये नेट लॉस, अब सबसे बड़ी ब्लंडर जो यहाँ करोगे, नेट प्रॉफिट को ऐड करना होता है कैपिटल में, नेट लॉस को भी ऐड करके मत आ जाना, नेट लॉस को माइनस किया जाएगा, ये गलती मत कर देना गलती से भी। नेट लॉस हमारे पास कितना आया था, 2,20,000, 2,20,000। टोटल को लिख दें बाहर। कितना हो जाएगा, 9,10, 9,10 में से चले गए 2,00,000, 7,10, 7,10 में से चले गए 20, 6,90,000। अब बैलेंस शीट हमारी यहाँ पर मैच करनी चाहिए, आवर बैलेंस शीट शुड मैच इधर। तो हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड का टोटल मैं करता हूँ, एसेट साइड का आप लोग करो, देखते हैं मैच करता है या नहीं करता है। लाइबिलिटी साइड में कम चीज़ें इसलिए मैंने ले लिया ये टोटल। 690 प्लस 140, ये हो जाता है अपने पास 7,30, 8,30, 8,30,000, 8,30,000। एसेट साइड का देखते हैं, आप लोग कर रहे हो, जिसका हो गया चैट बॉक्स में फटाफट लिखो। 2,00,000 प्लस 1,50,000, 3.5, 3.5 और 1.5, 5, 5 और 2 70, 770, 770 और 60, 8,30। ये बैलेंस शीट हमारी मैच कर गई। 8,30,000 रुपीज़ हमारी बैलेंस शीट इधर कर गई मैच। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस और ग्रॉस लॉस भी हमारा सही आ रहा है, आई चेक फ्रॉम द बुक, हमारा आंसर मैच कर गया है बुक से। तो दिस वाज योर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। फ्रॉम द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ हरी एंड कंपनी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, पूरे चैप्टर में यही मांगता रहेगा, एंड बैलेंस शीट दोनों मांग रहा है हमारे पास। देख लेते हैं, कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक बाहर दिया है, बाहर दिया तो दो जगह जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड पर। अब मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कौन सी कहाँ कहाँ जाएगी, अकाउंट में आप लोग खुद डालोगे। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 1,82,100, तो ये हमारे पास दो जगह जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट
क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट्स साइड। ठीक है, अब इधर कैपिटल देख लो। कैपिटल कहाँ जाती है हमारे पास? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज। बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स कहाँ जाएंगी हमारे पास? बैलेंस शीट एसेट्स। मशीनरी कहाँ जाएंगी? बैलेंस शीट एसेट्स। डेटर्स कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी हमारी? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक दिन हमें रिटर्न मिलेगा और एक दिन हमें हमारा ये पैसा भी वापस मिलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट करने से कोई कमाई हो रही है तो इन्वेस्टमेंट इज आवर एसेट। तो इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास बैलेंस शीट एसेट्स में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस, इसके ऊपर भी एक आधे बच्चे ने डाउट पूछा था, सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? जनरल एक्सपेंस हम हमेशा इनडायरेक्ट मानेंगे। तो यहाँ पर जनरल एक्सपेंस हमारे पास पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पर चला जाएगा। रेंट पेड, इधर रेंट पेड गिवन है, अगर पेड वर्ड को छुपा भी दिया जाए, अगर मैं ये पेड वर्ड छुपा दूं, खाली रेंट दे दूं, तब भी आपने इसको रेंट पेड ही मानकर चलना है, रेंट रिसीव्ड मानकर नहीं चलना। अब इधर लिखा नहीं है ये फैक्ट्री का रेंट है या ऑफिस का रेंट है, हम हमेशा इसकी अजम्पशन लेते हैं दिस इज आवर ऑफिस का रेंट। फैक्ट्री रेंट होता तो ट्रेडिंग में जाता है, ऑफिस का रेंट है तो ये हमारे पास पीएनएल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि खर्चा है तो डेबिट साइड जाएगा। पिछले क्वेश्चन में और उसमें डिफरेंस देखो, पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ था कौन से डेबिट एक्सपेंस है और कौन से क्रेडिट एक्सपेंस है। ये वाले क्वेश्चन में आपको बताया नहीं गया कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है, आपको खुद आइडेंटिफाई करनी है। प्रोप्राइटर्स ड्राइंग्स, प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर, ओनर की ड्राइंग्स, तो ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस हो जाएगा, कैपिटल में से लेस हो जाएगा ये हमारे पास। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ जाने चाहिए हमारे पास? ये हम इसको ट्रेडिंग में डालें या फिर हम इसको पीएनएल में डालें? यहाँ पर कहाँ डालें आप लोग फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ ये कहाँ जाना चाहिए हमारे पास? पीएनएल में डालें या ट्रेडिंग में डालें? डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? इन दोनों में से कैसा एक्सपेंस है ये? इससे रिलेटेड एक और खर्चा होता है लाइटिंग एंड हीटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग या लाइटिंग एंड हीटिंग, ये भी हमारा एक खर्चा होता है। पहले इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं फिर उसके बारे में भी बताऊंगा। आई गेस लगभग लगभग बच्चों का आंसर आ चुका है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ, बता दूं या रुक जाऊं थोड़ी देर और? जिन्होंने नहीं टाइप करा फटाफट से टाइप करो और फटाफट से आंसर बताओ। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस होगा या इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा? दिस विल बी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर क्यों होगा ऐसा? बेटा आपकी बुक्स ऐसी अजम्पशन लेती हैं कि फैक्ट्री के अंदर लाइटिंग और हीटिंग का खर्चा होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है वो ऑफिस में होता है। आई नो आपके दिल से चिल्ला के आप आवाज़ बोल रहे हो वहाँ से दे रहे हो मुझे कि सर इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में भी तो चाहिए होती है, बट बेटा क्लोजेस्ट अजम्पशन जो बुक ले रही है हमारी, जो सारे ऑथर्स लेकर के चल रहे हैं जिन्होंने अकाउंटिंग बनाई है, वो कहते हैं यदि खाली इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रखा हो तो इसे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानिएगा, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जगह होती है पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पर। यदि यहाँ पर हीटिंग एंड लाइटिंग या खाली लाइटिंग दिया होता या खाली हीटिंग दे रखा होता तो इसको हम लोग मान के चलते हैं ये फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, और सिंस ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस होता है वी हैव टू टेक इट इन ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके भी डेबिट साइड पे आ जाएगा सिंस इट इज़ एन एक्सपेंस। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे ऑथर्स बोल रहे हैं किताबों के, और जो चलता आ रहा है ट्रेंड, जो कन्वेंशनली चलता आ रहा है पीछे से, वही हमें यहाँ पर अजम्पशन लेनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। यही इलेक्ट्रिसिटी की जगह लाइटिंग वर्ड दिया होता, हीटिंग वर्ड दिया होता तो डायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते और ट्रेडिंग अकाउंट में ले लेते। कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड वाले कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, शिपमेंट इनवर्ड, ये सारे खर्चे जो हमारे पास हैं ये सारे के सारे काटेज, ये सब के सब हम लोग कहाँ पे डालते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड।
प्लीज कैरेज इनवर्ड और रिटर्न इनवर्ड को मिक्स मत कर देना। कैरेज इनवर्ड होता है खर्चा, रिटर्न इनवर्ड हमारे पास क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न। जो हमने सेल करी थी वो पैसा हमारे पास वापस वो प्रोडक्ट हमारे पास वापस आ गया यहाँ पर, तो दैट विल बी रिटर्न इनवर्ड। अब बात करते हैं कैश एट बैंक। कैश पड़ा है बैंक के अंदर, एसेट है, इससे बढ़िया क्या एसेट है हमारे पास? बैंक बैलेंस बढ़िया हो और क्या चाहिए? तो ये हमारे पास एसेट बैलेंस शीट में। चलो जी, रिटर्न आउटवर्ड। अब ये खर्चा नहीं है, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है सामान बाहर भेजना। जब हम सामान बाहर भेजते हैं तो दो तरीके से भेजते हैं, या तो सेल करते हैं या फिर जो हमने परचेज करा था उसे लौटा देते हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब है? सामान लौटाना। हम सामान लौटा रहे हैं यानी कि परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न कहाँ जाता है हमारे पास? ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेजेस में से लेस हो जाता है, परचेजेस में से लेस हो जाएगा। सैलरीज, सैलरीज क्या होंगी? एक्सपेंस या इनकम? बिजनेस को कोई सैलरी नहीं मिलती, बिजनेस को प्रॉफिट मिलता है, तो सैलरीज विल ऑलवेज बी एन एक्सपेंस। पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में चला जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, लिखा हुआ है अलाउड यहाँ पर, अगर मैं अलाउड वर्ड हटा दूं, खाली डिस्काउंट दे दूं यहाँ पर, तब भी इसको एज एन एक्सपेंस मान करके चलना है, इनकम मानकर मत चलना। चाहे डिस्काउंट के आगे अलाउड लिखा हो चाहे ना लिखा हो, दिस विल बी एन एक्सपेंस। तो डिस्काउंट हमारे पास पीएनएल अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है हमारा, कस्टमर्स को डिस्काउंट देना पड़ता है। इसका फैक्ट्री एक्सपेंसेस से कोई लेना देना नहीं है, इसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर ये जो पेन है मेरे हाथ में, इसमें मैंने कितना डिस्काउंट दिया होगा इसको देखकर हमें पता नहीं लग रहा। जब मैंने पेमेंट्स कलेक्ट करी होंगी अपने जिनको बेचा होगा ये पेन, तब उन्होंने डिस्काउंट मांगा होगा, कितना डिस्काउंट दिया इसको देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। बट इसके ऊपर जो मटेरियल लगे हैं, जो हमारे पास यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें एक्सपेंसेस लगे हैं, वो मैं देखकर फिर भी बता सकता हूँ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली प्रॉफिट है, कमाई है, ये तो इनकम है। इन्वेस्टमेंट करी थी उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है तो मज़े हैं भाई, ये तो अच्छी बात है। तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में चला जाएगा ये। स्टॉक 1 अप्रैल 19, कब के बना रहे हो बुक्स? 31 मार्च 2020 एंडिंग की बना रहे हो, तो 1 अप्रैल 2019 का बता रखा है यहाँ पर। दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है हमारे पास? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बिल्स पेबल लायबिलिटी, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में चला जाएगा, ये पैसा देना है। अभी बिल दे दिया बट जब बाद में बिल मैच्योर होगा तो पैसा देना पड़ेगा। सेल, सर ये तो कमाई है, डायरेक्ट कमाई ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। परचेजेस, सर परचेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट बट खर्चा है, सामान खरीदते हैं, तो डेबिट साइड पे चला जाएगा। वेजेस, वेजेस इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। कैसा एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी हमारे पास यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर चला जाएगा। कैश इन हैंड, हाथ में कैश, बैंक में पैसा और हाथ में कैश, इससे बढ़िया कोई एसेट है नहीं हमारे पास। तो ये बैलेंस शीट एसेट। और जिन बच्चों की फीस नहीं आई है फटाफट डिपॉजिट कराओ, कैश से याद आया। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हमारे पास बैलेंस शीट लायबिलिटीज, क्योंकि क्रेडिटर्स है, इनको पैसा देना है। रिटर्न इनवर्ड, भैया ये कैरेज इनवर्ड नहीं है, ये काटेज इनवर्ड नहीं है, ये फ्रेट इनवर्ड नहीं है, ये रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सामान आ रहा है हमारे पास। सामान दो तरीके से आता है, या तो परचेज करते हैं या फिर हमारे पास सेल्स रिटर्न आता है। हमने जिनको माल बेचा था उन्होंने वापस कर दिया, उन्होंने अच्छा हुआ अभी तक फेंक के नहीं मारा हमें, कह रहे हैं ख़राब सामान है, डिफेक्टेड माल है, लो वापस पकड़ो, इससे पहले आपके मुंह पे मारें, ले जाओ ये सामान वापस। तो ये रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न्स आ रहे हैं हमारे पास, जो हमने सेल करा था माल वो वापस आ रहा है हमारे पास। तो दिस इज सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न को हम लोग कहाँ पर दिखाएंगे? सेल्स में से, सेल्स में से लेस कर देंगे, बस यहाँ पर हो गया। अब आज के आज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ये क्वेश्चन मेरे को रिटर्न फॉर्म में ट्रेडिंग एंड पेनल अकाउंट बना के, बैलेंस शीट बना के, सारे बैलेंसेस मैच करके व्हाट्सएप पे मेरे को फ़ोटो भेजो आज के आज। ये क्वेश्चन मेरे को आज के आज चाहिए।
तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास है, जो अलग से जुड़े हुए हैं हमारे पास यूट्यूब पर, वो भी भेजो मेरे को। मैं गलतियाँ बताऊँगा अगर आप लोगों ने कुछ करी हैं तो। ये क्वेश्चन आप लोग मेरे को आज के आज भेजोगे, और आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पर, एक होमवर्क दे रहा हूँ। ये आपकी बुक में पीछे जो भी सबसे बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, ये आपका होमवर्क है। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर द डे। ये क्वेश्चन नंबर देख लेना, बुक में अलग अलग एडिशन में अलग अलग पेज पे अलग अलग नंबर पे दे रखा होगा। तो ये क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे को करके भेजना है। ट्विस्ट भी बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। इस क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस दिया हुआ है। एडजस्टेड परचेजेस का बता चुका हूँ। जब जब एडजस्टेड परचेजेस दिया होता है तब तब ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिया जाता। अगेन बता दिया मैंने, अगर एडजस्टेड परचेजेस क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। बैलेंस शीट में ज़रूर लेंगे अगर बाहर दिया है, बाहर भी नहीं दिया, लो अंदर ही दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इस क्वेश्चन के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिया जाएगा। और जब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है, तब हम इसको वैसे भी नहीं लेते हैं, तब हम इसको वैसे भी यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेते हैं। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है सिर्फ और सिर्फ हमारा एसेट्स में चला जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। ऑलरेडी एडजस्टेड है ये हमारे पास। बाकी हमारे पास एज सच कुछ भी इसमें अलग नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास आसान है, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये होमवर्क है, ये नेक्स्ट क्लास में देना है। और जो आज की क्लास में, जो आज आपको मेरे को देना है, सबमिट करना है, दैट इज़ दिस क्वेश्चन जो आपके साथ अभी डिस्कस किया गया है। आई होप सबको सब कुछ समझ में आया। नहीं समझ आया तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, कॉल भी कर सकते हो, नॉट ओनली व्हाट्सएप। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी की चीज़ें, नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म है। जीएसटी रह गया है इसके अंदर। जिन जिन बच्चों के स्कूल में जीएसटी आ रहा है उन्हें करा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।